Okay, students, so welcome to the session. Let's continue our discussion on the mole concept. So हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है उससे आगे इसमें देखते हैं। अपन बेसिक टॉपिक से होते हुए अभी मोल के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, एसटीपी एनटीपी का भी डिस्कशन अपना हो गया, उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए। लास्ट टर्न पे जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो था परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर सब्सटेंस आपको देता है, कोई सा भी कंपाउंड अगर देता है, तो जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका कुछ वेटेज होगा। वेटेज का मतलब ये हुआ कि उनका एलिमेंट्स का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ मास, कि अगर H2O का कुछ वेट है तो उस H2O के मास में कंट्रीब्यूशन किसका है, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन भी है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन भी है। और मैंने बताया था कि इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर फाइंड आउट करना है या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर फाइंड आउट करना है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, सो 2 into 1, फिर 18 नीचे में आ जाएगा, टोटल मास बाई 100। और ऑक्सीजन का फाइंड आउट कैसे करेंगे, 16/18 into 100, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके अपने को मिला था 100/9। 100/9 को जब आप सॉल्व करोगे तो 11.11% के आसपास आता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 88.888%, यानी 88.89% के आसपास, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट टू नो कि H2O में हाइड्रोजन 11% है और ये 88%। अभी के लिए 11 और 88 बोल रहा हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लो अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम वाटर का सैंपल आया, ये बात तो अपन ने मॉलिक्यूलर मास को लेके किया है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास को चाहे तो रिलेट कर सकते हैं ग्राम के टर्म्स में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 100 ग्राम वाटर का सैंपल आपको मिला तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि उस 100 ग्राम वाटर के सैंपल में से आप 11.1 ग्राम निकाल पाएंगे हाइड्रोजन को, और जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ऑक्सीजन का, 88.89 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और कोई भी कंपाउंड अगर है तो उनके कंस्टिट्यूएंट के एलिमेंट्स का परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लोगे, चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें इस पॉइंट का यूज करके हम लोग चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे ये बात पता चला कि अगर H2O मेरे पास है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करूं तो वो अपने को गिवन है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस परसेंटेज को थोड़ा सा मोल के साथ रिलेट करके आपको दिखाता हूँ कि मोल से वो कैसे रिलेटेड है, जरा इसको समझिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमें ये नहीं पता कि ये H2O है, ठीक है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि H2O ऐसा फॉर्मूला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनता है। क्वेश्चन सीधा ये दे रहा है कि कोई पार्टिकुलर कंपाउंड है and that compound contains 11.1% hydrogen and 88.88% oxygen, ठीक है ना। then find the empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है अभी समझ में आएगा आपको। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चला ही है कि ये किस कंपाउंड के बारे में बात करेगा, वाटर के बारे में, क्योंकि 11.1% और 88.8% है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट द मास विद द मोलर रेशियो। मास का अगर मोलर रेशियो से अपन रिलेट कर दें तो उससे क्या होगा, फॉर्मूला तक पहुंचा जा सकता है। वही बैकग्राउंड बनेगा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। इन्होंने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, किस रेशियो में है, 11.1 और 88.88% में। तो हम लोग सीधा उसको क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज देगा, रूल यही है, जो भी परसेंटेज आपको देगा उसको कन्वर्ट किस में कर लेना है, ग्राम में। डायरेक्टली ग्राम में लेके बात कर सकते हैं। सो बोलेंगे आपने हमें ग्राम क्वांटिटी दिया है, ग्राम क्वांटिटी कितना दिया, तो बोला ये ले लो 11.1 ग्राम और ये ले लेना है 88.8 ग्राम। जो भी ग्राम क्वांटिटी देगा उसका आपस में हम लोग रेशियो निकालेंगे और रेशियो के बाद उनके मोल का भी रेशियो निकालेंगे। तो ग्राम तो ये रहा। अब ग्राम के बाद अगर आपको कोई बोलेगा मोल फाइंड आउट करने के लिए, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ग्राम को ही एक लेवल पे सॉल्व करते हैं। जैसे ये ग्राम है, 11.1% है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ग्राम का जो रेशियो है वो क्या है,
11.11 रहता ये और 88.88 ऐसे रहता, तो इसको क्या बोल सकते थे कि 1:8 का रेशियो है। तो ग्राम का ये रेशियो रहा। ग्राम का रेशियो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है देन 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, एंड सो ऑन। अब बात ये आती है कि यहाँ से अगर मैं मोल फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या मोल निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास इन ग्राम बाय एटॉमिक मास ले लेंगे हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे मास इन ग्राम बाय एटॉमिक मास ले लेंगे ऑक्सीजन का 16। यहाँ से आइडिया लगेगा स्टूडेंट्स कि ये 1:1/2 है। सो इससे पता चला कि ये 2:1 है। अब देखिए ग्राम का जो रेशियो था वो कैसे फाइंड आउट किया आपने? बेसिकली परसेंटेज निकाला, और परसेंटेज का फिर जब सिंपलेस्ट रेशियो किया तो ग्राम क्वांटिटी मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, स्टोइकोमेट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर उस ग्राम के रेशियो को मोल के रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो हमें ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मोल्स पार्टिसिपेटेड हैं उस गिवन कंपाउंड के अंदर। अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको कुछ हिंट दिया था, ध्यान में लाइएगा कि H3PO4 अगर मेरे पास है और इस H3PO4 का अगर एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, 1 मॉलिक्यूल अगर लिया, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आई एम गोइंग टू गेट? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आई एम गोइंग टू गेट। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आई एम गोइंग टू गेट। सही बात है, दिख भी रहा है। एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके 4 एटम्स मिलेंगे, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, 4 एटम्स मिलेंगे ऑक्सीजन के, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स मोल का कॉन्सेप्ट लगाइए, मॉलिक्यूल में भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नंबर ऑफ एटम्स में भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? इसका मतलब अगर इसका 1 Na मॉलिक्यूल्स मिलेगा, 1 Na मॉलिक्यूल्स अगर होता तो आपको कितने सारे एटम्स मिल जाते? 4 × Na, इतने सारे एटम्स मिल जाते हैं। सही बात है। अब आप एक बात बताओ, 1 × Na को ही 1 मोल बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और 4 × Na को ही क्या बोलना चाहिए? 4 मोल बोलना चाहिए। तो इससे क्या आइडिया लगा अपने को? इसका 1 मॉलिक्यूल लिया था तो 4 एटम, बट अगर 1 मोल लोगे तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा, 1 मोल फॉस्फोरस एटम मिलेगा और 3 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेगा। सो इससे क्या आइडिया लगा? इससे ये आइडिया लगा कि मोलर रेशियो फॉर्मूला की स्टोइकोमेट्री के बारे में हमें बता देता है। जो भी एलिमेंट है वो कितनी एटॉमिसिटी के साथ वहाँ प्रेजेंट है ये बता देता है। तो H3PO4 में मोलर रेशियो इज 3:1:4, 3:1:4, और 3:1:4 है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के ग्राम क्वांटिटी से मोलर रेशियो पे जब पहुंचेंगे तो यही सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, एंड दैट सिंपलेस्ट रेशियो इंडिकेट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो स्टोइकोमेट्री में अपन यूज करते हैं। इसमें बस एक जगह पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक आ जाता है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे तो ड्रॉबैक नहीं आएगा, इस जगह पे भी ड्रॉबैक नहीं आएगा। ऐसे फॉर्मूलाज जहाँ पे कि बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो का डबल ट्रिपल ऐसा अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला है, बिकॉज अभी जो सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिला, इसमें मिला या फिर H2O में मिला, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही उसका एग्जैक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 3:1:4 इसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 2:1 इसका फॉर्मूला बन गया। अगर CO2 की बात करें तो CO2 में भी बात वही रहेगा कि 1:2, यहाँ भी वही हालत हो जाएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मान लेते हैं, इस बॉक्स पे फोकस करना आप, हम लोगों ने क्या किया, H2O2 को फाइंड आउट करने का कोशिश किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर हम लोग मोल का रेशियो देखें तो क्या है 2:2, जो आगे चल के क्या हो जाएगा 1:1। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जब आप सॉल्व करोगे ग्राम क्वांटिटी लेके तो आपको ये रेशियो मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो HO बनना चाहिए, H2O2 तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो आपको ये कॉन्सेप्ट बता पाता है, मोलर रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो बता पाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका डबल है या ट्रिपल है तो उसको वो नहीं बता पाएगा। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं H2SO4 का। H2SO4 में हमें पता है, अगर अपन H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का जो रेशियो है क्या वो बिल्कुल
इक्विप्ड है क्या 2:1:4? हाँ ये सिंपलेस्ट है, इसको और सिंपल नहीं कर सकते, तो इसमें परेशानी नहीं आएगी। CaCO3 इसमें 1:1:3, इसमें भी परेशानी नहीं आएगी। सो द सिंपलेस्ट रेशियो विल ओनली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ईच एंड एवरी टाइम द सिंपलेस्ट रेशियो इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नॉट, दैट वी आर नॉट श्योर। जैसे कि H2O2 में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, रेशियो क्या आया 4:10, बट इज द 4:10 अ सिंपलेस्ट रेशियो? नो। 4:10 को अपन और सॉल्व कर सकते हैं तो 2:5। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे C2H5 तक तो पहुंचा सकता है लेकिन C4H10 पे नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए फिर अपने को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए सो डैट कि मैं पता कर सकूं कि ये इसका कितने टाइम्स है, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कितने टाइम्स है। सो एट द एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में ऐड करना चाहूँ पॉइंट्स को तो जरा समझेंगे। वी फाइनली गॉट टू नो कि मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलर रेशियो ऑफ constituent elements will provide the simplest molecular formula। तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो पे ही रिप्रेजेंट हो रहा है तब तो उसको बोल देंगे कि भाई जो फॉर्मूला हमें आया है वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे कि केसेज कौन से बताए मैंने आपको, जैसे H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब के केस में यही कहानी मिलेगी कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट कुछ ऐसे भी केसेज आएंगे जहाँ पे कि सिंपलेस्ट रेशियो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंडिकेट नहीं करेगा, तो उसमें कौन आ गया, जैसे H2O2 आ गया, जैसे C4H10 आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि मोलर रेशियो अपने आप में बहुत यूजफुल है और एटलीस्ट हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तक तो वो पहुंचा ही सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो देखो यार, तो कहाँ अपन बात कर रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करके सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। दैट सिंपलेस्ट रेशियो इज द मोलर रेशियो एंड मोलर रेशियो इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। नाउ दैट सिंपलेस्ट फॉर्मूला मे बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नॉट, वो अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आप सिंपलेस्ट उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, वो अलग केस है। चलो अब इसको एक बार में समझ लेते हैं तो ध्यान में आ जाएगा आपके। बोल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एज फॉर एग्जांपल द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज दिस। अब आप बताइए, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे हम यहाँ पहुँच सकते हैं, CH2O पे पहुँच सकते हैं, बट ग्लूकोज C6H12O6 क्या यहाँ पे पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? CH2O। तो आपको अगर मास का इंफॉर्मेशन पता है तो यूज करके यहाँ पहुँचा जा सकता है, यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे पहुँचने के लिए जनरली क्वेश्चन में दो चीज़ें देता है। या तो आपको सीधा बता देगा कि ये कितने का मल्टीपल है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 6 का मल्टीपल है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला, या तो ये पता चल जाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो मॉलिक्यूलर मास इसका जब आप निकालेंगे तो क्या इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास का 6 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। Molecular formula represents the exact number of different types of atoms present in a molecule. As for example, molecular formula of glucose is CHO. The molecular formula of glucose is CHO. ये बात गड़बड़ दिया हुआ है, ये molecular formula नहीं है ग्लूकोज का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 है, ये बात सही है। Relation between empirical and molecular formula. The molecular formula of a compound is the simplest whole number of its empirical formula. यही बात मैं आपको समझा रहा था कि molecular formula निकालने के लिए क्या करेंगे, n में empirical formula से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप empirical formula
फाइंड आउट करने आता है, यही मेथड हमें सिखाता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन गेट, एन का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा और वहाँ से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। बस यही कहानी है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे मैं वापस से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेता हूँ सो डैट कि आपका पूरा क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया कि दो टाइप की कैटेगरी यहाँ पे बन रही है, एम्पिरिकल फार्मूला वाला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला। और मैंने यही बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला मे और मे नॉट बी द एग्जैक्ट, यू कैन से द केमिकल फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है और इधर लिखा अपन ने मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पता है पहले ना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो रियल फार्मूला है, जिसमें वो रियल में एग्जिस्ट करता है, और एम्पिरिकल फार्मूला आप बनाते हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशंस लगा करके। एम्पिरिकल फार्मूला ध्यान देंगे। अब देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला सब्सटेंस आया मीथेन। मीथेन का एग्जैक्ट फार्मूला CH4 होता है, ये होता ही है, ये रियल फार्मूला है मीथेन का CH4। अब आप बताओ मीथेन का जो नंबर्स है, एटॉमिसिटी इसकी जो दिख रही है आपके, उसको और कितना सिंपल कर सकते हैं? कुछ सिंपल नहीं कर सकते। मतलब मीथेन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, तो यहाँ पे अगर n की बात करें तो वो जो मल्टीपल है, वो जो फैक्टर है, वो 1 ही होगा, ठीक है ना। यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मान लो, अभी जैसे ग्लूकोज की बात चली थी, तो ग्लूकोज का रियल फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब यहाँ से रेशियो लेंगे तो क्या ये CH2O हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि 6 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो फैक्टर कितने का आया? 6 का। ऐसे ही देखिए, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। अब आगे बात करते हैं, जैसे अपन ने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रियल फार्मूला यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला तो HO हो गया, N यहाँ पे कितना आया? 2। सो बोथ द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें फोर्थ नंबर में, लेट से हमने शुगर की बात की, C12H22O11। क्या कोई नंबर यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है जो कॉमन हो? बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। सो अल्टीमेटली जो शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो n कितना आया? 1 आ गया। अब जैसे देखिए लास्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है H3PO4, या फिर हमारे पास है H2SO4, या फिर हमारे पास है CaCO3। तो क्या इन सब के एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होंगे? H3PO4 के लिए H3PO4 ही हो जाएगा, H2SO4 के लिए H2SO4 ही हो जाएगा, और CaCO3 के लिए CaCO3 ही हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अब जैसे एक और है, तो यहाँ पे n कितना आ गया? 1। अब एक और फार्मूला अपन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो C6H6 इज द रियल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, बट इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन के निकलेगा? CH। तो ऐसे आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैलकुलेशन करना है। So what we are going to get through the provided information of mass, through the provided information of mass we can get the simplest ratio of mole. That simplest ratio of mole may be molecular formula which may also represent the empirical formula, but हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो मास जो देगा उससे आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो मोल का। सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया अगर मोल का, तो उसके बाद वो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला हो भी, आपसे निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब वो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी थ्रू अपने को ये मिलता है। तो कभी सेम होगा, कभी सेम नहीं होगा। अगर वहाँ तक पहुँचना है तो n आपको देना पड़ेगा। 1 है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर 1 नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कहीं से, ठीक है ना। तो चलो यार देखते हैं क्वेश्चन इसमें किस टाइप के बनते हैं, उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यार, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली वो आपको टेबल वगैरह का फॉर्म देता है, उस टेबल के फॉर्म को अपने को देखना होता है अल्टीमेटली, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि अज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल टू बी 56, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही निकाल ही सकते हैं अपन, ऑफ इट्स ऑक्साइड कंटेनिंग 70% ऑफ मेटल। मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? मेटल से और ऑक्सीजन से, है ना। अब आप सोचो, इन्होंने आपको मेटल का वेट कितना दिया है? इन्होंने मेटल का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 56। ये परसेंटेज नहीं है,
फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड कंटेनिंग 70% ऑफ मेटल, ये रहा परसेंटेज। तो अपन बोलेंगे परसेंटेज जो आपने दिया वो दिया 70%। अब मेटल ऑक्साइड में कौन है, मेटल है और ऑक्सीजन है, तो मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे 100%। तो अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कंपोनेंट है नहीं। ये पहले राउंड में अपन ने परसेंटेज लिखा है, इस परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम लेके कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको मान लेंगे 70 ग्राम और इसको मान लेंगे 30 ग्राम। अब आप एक बात बताइए, ये 70 ग्राम 30 ग्राम आ गया, जब ये आ गया तो इसके बाद यहाँ पे मोल फाइंड आउट करिए। तो मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना ये पड़ेगा कि इसको इसके एटॉमिक मास से, मतलब 70 को डिवाइड कर देंगे किससे, मेटल के एटॉमिक मास 56 से, और ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास 16 से। ये डिवाइड करना पड़ेगा अपने को मोल के लिए। आप चाहते तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते थे कि 7:3 कर दिया और 7/56 और 3/16 किया, लेकिन वो कैलकुलेशन फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए अपन उसमें नहीं गए, ठीक है ना। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1.25 और ये आ जाता है 1.875। अब बताइए कि क्या इस नंबर को लगा के कोई फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, नहीं बना सकते। तो करना क्या है, हर बार ऐसे क्वेश्चन में आपको एक जगह मेहनत करना पड़ेगा। या अभी तो 2 ही कंपोनेंट है, ऐसे 2-4 कंपोनेंट्स दे देगा, और वो कंपोनेंट जो देगा उनको आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट होल नंबर। तो जो छोटा वाला नंबर है, जैसे मान लेते हैं ये 1.25 है, यहाँ 1.875 है, अपने को कहाँ पहुँचना है, सिंपलेस्ट इंटीजर पे पहुँचना है। सो 1.25 को डिवाइड कर दो 1.25 से, और 1.875 को भी डिवाइड कर दो 1.25 से। अगर और कोई नंबर होता तो जो सबसे छोटा नंबर है उसी से सबको डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली ये आ गया 1, बट फिर से मामला फंस गया, ये 1.5, मतलब डिवाइड करके भी हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर पे नहीं पहुंचे। तो एक राउंड डिवाइड करने के बाद अगले राउंड में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई पे चले जाइए। अब देखिए 1:1.5 है, तो अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2:3 आएगा कि नहीं आएगा। और हमें यहाँ पहुँचना है क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है वो एक सर्टेन स्टोइकोमेट्री को फॉलो करते हैं। सो स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला बनाना है। ऑल्दो केमिस्ट्री में नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट अपने को स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला बनाना है। फाइनली द फॉर्मूला विल बी M2O3। अब ये जो भी मेटल ऑक्साइड है वो बनेगा M2O3। ये अपने को आइडिया लग गया। एक बार फिर से बोलूँ अगर मैं इसमें, तो अल्टीमेटली करना क्या है, जो भी मास आपको देता है, मास दे दिया डायरेक्टली तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मास अगर नहीं दिया परसेंटेज देगा, परसेंटेज अगर देगा तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लेना है, डायरेक्टली उसको ग्राम में ले लेना है। ग्राम से मोल पे आइए, मोल पे जब आएंगे अगर एक ही बार में होल नंबर रेशियो मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं मिला डिवाइड करने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सीट में या कहीं पे भी जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे आपको डेटा टेबल के फॉर्म में देते हैं, टेबुलर फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेंस द फॉर्मूला इज M2O3। चलो यार आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी उसी पे बेस्ड है स्टूडेंट। तो बहुत टेबुलर वाला क्वेश्चन तो नहीं लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट मिल रहे हैं, सोडियम मिल रहा है, ठीक है, सोडियम ले लिया। साथ में कौन मिल रहा है, साथ में मिल रहा है कार्बन, और कार्बन के अलावा मिल रहा है ऑक्सीजन। अब देखो तीनों मिला के 100% होना चाहिए। क्वेश्चन ने खुद ही इनका परसेंटेज दे दिया है, 43.4%, 11.3% एंड 45.3%। तीनों जोड़ लीजिए 100 ही है। परसेंटेज को सीधा ग्राम में लेके चले गए, तो 43.4, 11.3, 45.3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जनरली आपको पेपर में या PYQ जब देखोगे तो कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, तो इसलिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो ग्राम से क्या निकाल सकते हैं, मोल। जब मोल निकालेंगे तो 43.4 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सोडियम के एटॉमिक मास 23 से। 11.3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कार्बन के मास 12 से। और ऑक्सीजन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो लेते हुए चल रहे हैं अपन, 45.3 बाई ऑक्सीजन का मास 16 से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल का जो आ जाता है, ये आ जाता है अपने पास अल्टीमेटली 43.4 है तो 1.9 और 1.89 समथिंग आ जाता है।
ये 12 11.3 और 12 है, तो ये लगभग लगभग 0.89 या 0.9 के आसपास आ जाएगा। और 45.3/16 करेंगे तो लगभग 3 के आसपास आना चाहिए, तो ये आ जाता है 2.83, ठीक है ना, ये आ जाता है 2.83। अब बताइए, क्या अपने को सिंपलेस्ट होल नंबर मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करना है, छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 1.89 को 0.9 से डिवाइड करो, 0.9 को तो 0.9 से डिवाइड करो ही भाई, और 2.83 को भी 0.9 से डिवाइड कर दो। अब होगा क्या, अगर उसको होल नंबर आना है तो एक जैसे ही होल नंबर बनेगा बाकी सब भी अपने आप इंटीजर के फॉर्म में आ जाएंगे, सिंपलेस्ट इंटीजर में। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0.9 है और वो 1.89 है, तो लगभग लगभग ये 2 के आसपास जाएगा मामला, ठीक है ना। ये 1 हो गया और ये ऑलमोस्ट 3 के आसपास आएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत आप अप्रोक्सीमेट लेके आगे कहानी को बना सकते हो। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला जो हमारे पास आया स्टूडेंट्स, वो क्या आ गया, Na2O, Na2 और कार्बन है ना, उसके बाद Na2CO3, ये आ गया, सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्मूला बनेगा। और Na2CO3 एक्चुअल में रियल फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया था एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो नाउ दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला मे और मे नॉट बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे करके आप मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस कुछ देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर अपने को परसेंटेज का आइडिया हो गया तो अपन स्टोइकोमेट्री का भी आइडिया लगा पाएंगे। अभी थोड़ी देर में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।